तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिशन ऑल एग्जाम्स पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि बिहार पुलिस की एक भर्ती 21,391 के फिजिकल प्रक्रिया अभी कुछ दिनों पहले तक चल रही थी। 1-2 दिन पहले ही वो समाप्त हुई है और उसके समाप्त होने के साथ ही साथ आपके सामने एक और काफ़ी बड़ी बम्पर भर्ती केंद्रीय चयन परिषद ने सामने ला दी है। तो मैं इसी तरह से कह पाऊँगा, यही चीज़ कह पाऊँगा कि बिहार में सच में बहार है, नौकरियों की भरमार है। हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि 21,391 की भर्ती की जो फिजिकल की प्रक्रिया थी वो अभी 1-2 दिन पहले ही खत्म हुई है और अभी तुरंत से आज में ही केंद्रीय चयन परिषद ने सिपाही भर्ती के लिए एक नया आपको विज्ञापन जारी करके दे दिया है, जिसकी विज्ञापन संख्या 1/2025 है। आप सामने में भी देख पाओगे कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है 18 मार्च से शुरू होगी और 18 अप्रैल तक चलेगी। और इसमें भर्तियों की भी संख्या ऐसी नहीं कि छोटी सी आई है। ऐसा नहीं किया गया कि 21,391 भर्ती आपको अभी अभी देखने को मिली थी तो उसके बाद आपको कोई छोटी सी भर्ती दे दी जाए। अभी जैसा कि आप लोग जानते हो कि इलेक्शंस भी आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, तो भर भर के भर्तियाँ आनी ही हैं और इसीलिए इन लोगों ने भी इस बार कुछ 19,838 पद फिर से आपके सामने दे दिए हैं। तो जिन भी बच्चों का, जिन भी भाई बहन का नहीं हो पाया था 21,391 में, क्योंकि फिजिकल प्रक्रिया के लिए काफ़ी कम समय उन लोगों को मिल पाया था, तो ये उनके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें, ज़रा सा भी मिस ना करें। तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा और जानते हैं। रिक्तियों के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया कि बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के रिक्त पदों के लिए ये भर्ती आपके सामने लाई गई है, जिसका वेतनमान लेवल 3 का होता है, जिसका मतलब कि आपको जो बेसिक पे मिलेगा वो होगा 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक में। अब उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, यानी कि आपकी जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो कम से कम 30,000 प्लस होगी। अभी आप बेरोजगार हैं, अभी आप 1 रुपया भी नहीं कमा रहे होंगे, अभी आप अपने माँ बाप पे, भाई बहन पे आश्रित होंगे। सोचिए, जिस टाइम पे, जिस वक्त पे आपके हाथ में अपनी कमाई 30,000 रुपये आने लग जाएगी, उस वक्त पे आप हर किसी से मुक्त हो चुके होंगे। उस टाइम पे आपको किसी के भी सामने 2 मिनट रुक करके हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप लोगों को मेहनत करनी होगी और थोड़ा बहुत आप और जानकारी ले लीजिए इस वीडियो में, इस भर्ती के बारे में, जिससे कि आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर रह पाएँ कि आपको क्या करना होगा जिससे कि आपका सिलेक्शन ना रुके। तो आइए हम लोग कोटिवार जो भी कुछ सीट्स आई हैं उसके बारे में ज़रा देखते हैं। सबसे पहले अनरिजर्व्ड, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि सभी कैटेगरी वाले इसमें आ जाएंगे, यानी कि जिनके लिए जो कैटेगरी में जितनी सीट्स हैं वो उनके लिए रिजर्व्ड है, लेकिन अगर वो अच्छे नंबर लाते हैं तो वो गैर आरक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गैर आरक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड में, जिसका कोटि कोड यानी कि कैटेगरी कोड 1 है, उसमें आपको भर्तियाँ, पदों की संख्या कितनी है? 7,935, जिसमें से महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण कितना है? 2,777। अब उसके बाद अगर आप देखना चाहिएगा तो EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1938 और महिलाओं के लिए 694। ये 1938 जो मैं बोल रहा हूँ ये पुरुषों के लिए था और ये जो मैंने 694 बताया ये महिलाओं के लिए। इस तरह से आप देखते चलिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अनुसूचित जाति यानी कि SC के बारे में। तो 3,174 वैकेंसीज़, काफ़ी बड़ा नंबर होता है ये, काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर होता है और महिलाओं के लिए भी 1,111 वैकेंसीज़ हैं इसमें। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे अनुसूचित जनजाति यानी कि ST में, तो 199 पुरुष के लिए और 70 महिलाओं के लिए। उसके बाद EBC की हम लोग बात कर लेंगे तो 3,571 पुरुषों के लिए और 1,250 महिलाओं के लिए। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे पिछड़ा वर्ग यानी कि BC, तो उसमें 53 ट्रांसजेंडर सहित, जी हाँ, ट्रांसजेंडर को भी इसमें काफ़ी बढ़िया मौका मिलता है, तो 53 ट्रांसजेंडर सहित इसमें कुछ 2,381 पुरुषों के लिए है और 815 रिक्तियाँ महिलाओं के लिए। इसके अलावा अगर आप पिछले वर्गों की महिलाओं की बात कर लें तो उसमें 595 सीट्स ओवरऑल हैं। तो टोटल मिला के आ जाता है 19,838। ये जो कुछ मैं नंबर बता रहा था ये पूरी भर्तियों में से, फिफ्थ वाला आप कॉलम देख पा रहे होंगे, ये उसी में से है, उसी में से महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है, ऐसा करके आप समझ सकते हो। तो टोटल आपके सामने जो भर्ती आ रही है वो है 19,838। ये छोटा मोटा नंबर नहीं है, काफ़ी बड़ी भर्ती है, तो आपको ये मौका अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। आइए मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ कि आप किस तरह से इस भर्ती में अपनी एक सीट सुनिश्चित करके खुद पे से ये बेरोजगारी का थप्पा हटा सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सिपाही की जो भर्ती होती है बिहार पुलिस में, इसमें आपको जो रिटन है यानी कि जो लिखित परीक्षा है उसको आपको सिर्फ पास करना होता है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। आपका जो सिलेक्शन होगा, जो मेरिट बनती है वो बनती है फिजिकल के बेसिस पे। ठीक है, जो भी आपका फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, तो उसके बाद आपकी मेरिट लगती है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के ही बेसिस पे आपकी मेरिट लगती है। आप फिजिकल में जितने नंबर उठाओगे उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं फाइनल में सिलेक्शन होने के। तो आपको इस भर्ती में इसी चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप पढ़ाई पे तो ध्यान दो ही, साथ ही साथ अपने शरीर पे भी ध्यान दो, यानी कि थोड़ा सा फुर्तीला बन के रहो। अभी से ही आपने थोड़ा बहुत फिजिकल करते रहना है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे कि जब आपका रिटर्न हो जाता है, निकल जाता है, उसके बाद आप फिजिकल करो, तो आपका वही हाल होगा जो इस बार काफ़ी सारे भाई बहनों का 21,391 वाली भर्ती में हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें शारीरिक मापदंड, यानी कि आपकी कितनी हाइट, वेट, ये सब कुछ होना चाहिए, वो सारा कुछ आपके सामने में दिया हुआ है। तो जो गैर आरक्षित हैं यानी कि अनरिजर्व्ड हैं और साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों, इन सभी के लिए आपको जो मिनिमम हाइट चाहिए होती है, कम से कम ऊंचाई चाहिए होती है, वो है 165 सेंटीमीटर और सीना बिना फुलाए 81 और 5 सेंटीमीटर का कम से कम फुलाव चाहिए होता है,
तो 86 सेंटीमीटर तक। उसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई और सीना इनके लिए भी सेम है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो ऊंचाई है वो 160 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें जो सीना है उसमें आपको छूट मिलती है 2 सेंटीमीटर की। तो न्यूनतम आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का कम से कम फुला होना चाहिए। और महिलाओं के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई मांगी जाती है वो 155 सेंटीमीटर और सीने का कोई भी इसमें चीज़ें लागू नहीं होती है, वो सारे कुछ नहीं देखा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ सामने लिखा हुआ भी है कि फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। और सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलो होना आवश्यक है। इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है, इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ इस वजह से भी छट गई हैं क्योंकि उनके शरीर में उतना वजन ही नहीं था, वजन कम होने के कारण। तो कम से कम 48 किलो वजन होना आवश्यक है, आप किसी भी वर्ग की महिला हैं तो। शैक्षिक अर्हता इसकी जो होती है, यानी कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है वो 10+2 होती है, यानी कि इंटरमीडिएट। अब ये आपने CBSE से किया हो या फिर किसी भी इक्विवेलेंट से किया हो, वो यहाँ पे मान्यता उसको मिल जाती है। उसके बाद अगर हम लोग उम्र सीमा की बात कर लेंगे तो जो अनरिजर्व्ड होता है, जो सामान्य कोटि होती है, गैर आरक्षित कोटि ये कहना बेहतर होगा, उसमें आपको जो उम्र की सीमा मिलती है वो है 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक। वहीं पे जो पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुष हैं उनको अधिकतम 2 वर्ष की छूट मिल जाती है, जिसका मतलब है कि 18 वर्ष से 27 वर्ष की उम्र तक वो इसमें आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है उसकी बात कर लेंगे तो उसमें 3 वर्ष की आपको छूट मिल जाती है, जिसका मतलब है कि 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक वो इस फॉर्म को भर सकती हैं। इसके आगे अगर हम लोग बात कर लेंगे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, इसके कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं, साथ ही साथ ट्रांसजेंडर के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है उसमें 5 सालों की छूट उनको मिल जाती है, यानी कि 18 वर्ष से 30 वर्ष तक इनकी आयु सीमा ली जाती है इसमें। और विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी कि जो होम गार्ड वाले होंगे उनको 5 साल की छूट मिलेगी। इसके आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आरक्षण की बात कर लेंगे तो आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दिया होगा, यानी कि आपको इसी स्टेट का सारे कुछ जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इधर से ही बोल सकते हो आपकी यहीं से बने हुए होने चाहिए। अब उसके आगे अगर हम लोग बात कर लेंगे तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना होता है, इसमें कहीं के भी जो भी कोई अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, पूरे भारत के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना होता है कि आपको अपने राज्य में जो कुछ भी आरक्षण मिलता होगा वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी होती है, अनारक्षित कोटि होती है, आप उसके अंडर में यहाँ पे आओगे। तो इस चीज़ का आपको बस ध्यान रखना होता है। बात बाकी आप बेशक आप किसी भी राज्य से हो भारत के, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आगे हम लोग जल्दी से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम लोग ज़रा देख लेंगे। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना होगा कि आप जो EWS या फिर OBC का सर्टिफिकेट बनवाओ वो पहले का भी हो आपके पास और आप एक नया भी बनवा लीजिए, क्योंकि पिछली भर्ती में हमने देखा था 21,391 में इसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें शुरुआत में दिखने लगी थी लोगों को। बाद में चल के वो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन जितना ज़्यादा आप अपनी तरफ से क्लियर रहते हो वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। आगे अगर हम लोग ज़रूरी चीज़ें देख लें तो ये रहा, आरक्षण कोटि के बारे में ज़रा बताया गया है और उसका कोटि का कोड बताया गया है। तो ये तो खैर बेसिक सी चीज़ है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। चयन के लिए सबसे पहले आपको एक लिखित परीक्षा से पास करना होता है जो कि 10th लेवल की होती है, मैट्रिकुलेशन लेवल की होती है। इसमें आपको हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र ये सारी चीज़ें आती हैं, और साथ ही साथ विज्ञान जिसमें भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान ये सारा कुछ आता है। उसके अलावा सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले यानी कि करंट अफेयर्स, ये सारा कुछ मिला करके आपसे पूछा जाता है। कुछ 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आप सामने भी देख पा रहे होंगे। 100 अंकों की परीक्षा होती है, 100 प्रश्न होते हैं, आपको OMR पे करना होता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसमें कोई भी किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो थोड़े बहुत तुक्के भी चल जाते हैं। अब यहाँ पे आप सामने में देख पा रहे होगे 4th पॉइंट पे कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप 30% से थोड़ा भी ऊपर ले आए, यानी कि 31-32 नंबर ले आए तो आपको फिजिकल में बुला ही लिया जाएगा। वो एक मिनिमम कैटेगरी है, मिनिमम एक लाइन बना दी गई है कि अगर इससे नीचे आ गए तब तो किसी बच्चे को लेंगे ही नहीं। कम से कम जो सबसे नीचे जा सकती है वो, ये आपको एक लाइन बता दी गई कि हाँ इससे नीचे नहीं जाएगी कभी भी। इसके आगे अगर हम लोग बात कर लें
तो जो कोई भी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल होंगे यानी कि रिटन को पास कर लेंगे, तो जितनी भर्तियां हैं यानी कि 19,838 जो भर्तियां हैं उसके 5 गुना कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि जो 19,838 भर्तियां हैं तो आप अंदाज़ा ले सकते हैं कि लगभग 1 लाख के आसपास अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। और द्वितीय चरण आपका वही है, शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी। अब इसमें आपको कुछ अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे कि दौड़ करनी होती है, गोला फेंक होता है और हाई जंप होता है, उसके भी बारे में मैं आपको ज़रा सामने में दिखा देता हूँ। तो जो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है वो टोटल 100 अंकों की होती है, मतलब 100 नंबर की होती है। आपका जो ऊंचाई है, सीना है, वजन है, वो सब मापा जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कोई से भी अंक नहीं दिए जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले दौड़ की बात कर लेते हैं। तो 50 अंकों की दौड़ होती है सभी कोटि के पुरुषों के लिए, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी के मेल हो तो आपको 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट में दौड़ना होता है। अब इस पे आपको मार्क्स किस हिसाब पे मिलते हैं तो आप सामने देख पाएंगे कि 5 मिनट से कम में अगर आप दौड़ गए तो आपको 50 नंबर पूरे पूरे मिल जाते हैं। 5 मिनट से लेके 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर आपको समय लगता है तो 40 अंक। 5 मिनट 20 सेकंड से लेके 5 मिनट 40 सेकंड तक तो 30 अंक। और अगर 5 मिनट 40 सेकंड से लेके 6 मिनट तक आप आते हो तो आपको 20 अंक मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप 6 मिनट से 1 सेकंड भी ज़्यादा लेते हो तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा, उसके आगे आपको ऊंची कूद या फिर गोला फेंक करने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। महिलाओं के लिए बात कर ले तो सभी कोटि की महिलाओं को 1 किलोमीटर, 1 मील नहीं बोल रहा, 1 किलोमीटर दौड़ना होता है ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में। अगर आप 4 मिनट से कम में दौड़ जाते हो तो आपको 50 अंक मिलते हैं। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक अगर आप दौड़ जाते हो तो आपको 40 अंक मिलते हैं। 4 मिनट 20 सेकंड से लेके 4 मिनट 40 सेकंड तक अगर आप दौड़ जाते हो तो आपको 30 मिलते हैं। और 4:40 से लेके अगर 5 तक दौड़ते हो तो आपको 20 अंक मिल जाते हैं। और अगर 5 मिनट से ऊपर अगर आप आती हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। गोला फेंक की हम लोग बात कर लेंगे तो अधिकतम 25 अंक आपको इसमें मिल सकते हैं। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला होता है, आप मान सकते हो कुछ 7 साढ़े 7 किलो के आसपास का होता है। तो अगर आप 16 से 17 फीट की दूरी तक फेंकते हो तो आपको 9 अंक मिलेंगे। 17 से 18 फीट 13 अंक। 18 फीट से 19 फीट 17 अंक। 19 फीट से 20 फीट 21 अंक। और अगर 20 फीट से ज़्यादा आप फेंक देते हो तो आपको 25 अंक मिल जाते हैं पूरे पूरे। और अगर आपने 16 फीट से कम फेंका तो आपको वहीं पे असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब हम लोग सभी कोटि की महिलाओं के बारे में बात कर लेंगे तो 12 पाउंड का आपको गोला कम से कम 12 फीट तक फेंकना होता है। 12 से 13 फीट की दूरी तक अगर आपका गोला गया तो आपको 9 अंक मिलते हैं। 13 फीट से 14 फीट तक जाने पे 13 अंक। 14 फीट से 15 फीट तक जाने पे 17 अंक। 15 से 16 जाने पे 21 और 16 से ज़्यादा जाने पे 25 अंक पूरे पूरे। और वही बात है, 12 फीट से कम जाने पे असफल घोषित कर दिया जाएगा आपको। ऊंची कूद की हम लोग बात कर लेते हैं तो इसमें भी आपको अधिकतम 25 अंक मिलते हैं। तो दौड़ के 50, गोला फेंक के 25 और ऊंची कूद में 25, तो पूरे 100। तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए कम से कम आपको 4 फीट ऊंचाई क्लियर करनी होती है। तो 4 फीट अगर आप क्लियर करते हो तो आपको मिलता है 13 अंक। 4 फीट 4 इंच क्लियर करते हो तो 17। 4 फीट 8 इंच तो 21। और अगर 5 फीट से ज़्यादा कूद जाते हो आप तो 25। 4 फीट भी अगर आप नहीं कूद पाते हो तो पुरुष अभ्यर्थी अगर आप हो तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए अगर बात कर ले तो कम से कम 3 फीट की ऊंचाई उनको क्लियर करनी होती है। 3 फीट की ऊंचाई क्लियर करने पे उनको मिलते हैं 13 अंक। 3 फीट 4 इंच अगर आप उसको क्लियर कर लेते हो तो आपको मिलता है 17 अंक। 3 फीट 8 इंच को अगर आप क्लियर कर लेते हो तो 21 अंक। और अगर 4 फीट से ऊंचा अगर आप कूद जाती हैं तो आपको मिलते हैं 25 अंक। और अगर आप 3 फीट भी नहीं कूद पाए तो महिला अभ्यर्थी अगर आप हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी के बेसिस पे आपका जो फाइनल मेरिट है वो बनती है। अभी आपको एक फाइनल मेरिट 21,391 भर्ती की भी कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 दिन लगेंगे और फिर उनको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। और साथ ही साथ जिस टाइम पे आपका फिजिकल होता है, शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है, उसी दिन आपका तृतीय चरण यानी कि जो दस्तावेज सत्यापन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो सामने सामने में ही कर लिया जाता है। तो उसमें आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं। अभी मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा, इसलिए इन चीज़ों के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। और हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं कि क्या कुछ इसमें चाहिए होगा। तो EWS वगैरह के बारे में आपको बता दिया गया है कि आपको कब से कब तक का चाहिए। तो अगर आपके पास इस फाइनेंशियल ईयर का है, इस वित्तीय वर्ष का है, तब तो खैर कोई बात नहीं। अगर नहीं है तो
कृपया करके आप जल्दी से बनवा लीजिए, वरना फिर से परेशानी का सामना करना आपको पड़ सकता है। क्योंकि पिछली बार CSBC ने ये बात मान ली थी, नया वाला भी एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ OBC में जो नॉन क्रीमी लेयर आता है उसके लिए भी आपको यहाँ पे तारीख बता दी गई है कि कब से कब तक का चलेगा। और अगर आगे हम लोग देख ले कि क्या कुछ इसमें ज़रूरी चीज़ें दी हुई हैं, तो गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी दिया हुआ है कि उनके लिए कहाँ से होगा। तो केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहार गृह रक्षा वाहिनी आनंदपुर बिहटा से निर्गत बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उनको चाहिए होगा। होमगार्ड का वैध ID कार्ड चाहिए होगा और स्थायी आवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बिहार से हो और अनारक्षित कोटि में नहीं आते हो तो आपको बिहार का स्थायी आवास प्रमाण पत्र चाहिए ही होगा, तो वो भी आप बनवा के एक रख लीजिए। इसके अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि लिखित परीक्षा मेगा सूची का आधार नहीं होगी, मतलब रिटर्न पे आपका मेरिट नहीं बनेगा। आपका जो मेरिट बनेगा वो किस पे बनेगा? शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो कुछ आपने अंक हासिल किए होंगे उसी पे बनेगा, यानी कि जो फिजिकल में आपके मार्क्स उठे होंगे आपको उसी पे मेरिट बनना है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपको अपने शरीर को फुर्तीला रखना है। अभी से ही आप थोड़ा बहुत दौड़ना टहलना शुरू कर दीजिए, वरना आगे चल के थोड़ी बहुत परेशानी देखनी पड़ सकती है। इसके आगे अगर हम लोग देख लें तो मेडिकल की बात करी जा रही है, वो आप लोग भी जानते हो कि मेडिकल कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, नाम मात्र बराबर होता है स्टेट पुलिस में, चाहे बिहार पुलिस हो चाहे कोई भी स्टेट पुलिस हो। उस चीज़ के बारे में मैं उतना ज़्यादा डीप में इसलिए नहीं जा रहा। हाँ, आपको जो आपकी आंखें होती है वो कम्प्लीटली ठीक होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए और कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो आवेदन शुल्क लगता है यानी कि अप्लाई करने का फ़ी लगता है, तो सभी कोटि के अभ्यर्थियों को जो अनारक्षित वगैरह में आते हैं उनको 675 रुपये देने होते हैं। और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी हैं उनको 180 रुपये देने होते हैं। साथ ही साथ राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थी, यानी कि आप किसी भी वर्ग की महिला हैं, अगर आप बिहार से हैं तो आपको 180 रुपये देने होंगे। और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए भी 180 ही जो फॉर्म का फ़ी है, आवेदन शुल्क है, वो आपको लगेगा। अगर आप अनारक्षित कोटि में आते हो तो आपको 675 रुपये फीस देनी होती है, इसके लिए आवेदन शुल्क देना होता है। या फिर आप किसी और राज्य से हैं तो आपको यही 675 रुपये देने होते हैं आवेदन शुल्क के तौर पे। सीमा की बात कर ले तो उम्र के लिए, न्यूनतम उम्र के लिए जो डेट आपको बताई गई है, कट ऑफ डेट बताई गई है, वो है 1/8/2025, मतलब उस तारीख तक न्यूनतम आपकी उम्र 18 हो जानी चाहिए। फिर आपको कोटिवार अपना देख लेना है कि 18 से 25 तक है आपके लिए, 18 से 27 तक है या फिर 18 से 30 तक है। तो इस तारीख तक आपकी जो उम्र है उसी सीमा में आनी चाहिए, ऐसा कहने का मतलब है। उसके अलावा अगर आप शैक्षणिक अर्हता के लिए बात कर ले, यानी कि आपकी जो 12th है वो 18/4/2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी कि आप कह सकते हो कि आपका रिजल्ट आ गया होना चाहिए। जाति एवं निवास प्रमाण पत्र आपका जो है वो 18 अप्रैल के पहले का होना चाहिए, यानी कि आवेदन आप उससे पहले पहले अगर कर लेते हो तो वो आपका चलेगा। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के लिए भी आपको 18/4/2025 के ही पहले का आवेदन किया हुआ होना चाहिए। EWS के लिए भी सेम डेट दी गई है और गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी सेम डेट दी गई है। साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी के वार्ड के लिए, यानी कि उनके जो बच्चे होते हैं जो स्वतंत्रता सेनानी किसी समय पर रहे हैं, उनके लिए भी आवेदन समर्पण करने की अंतिम तिथि जो है वो 18/4/2025 है, जो कुछ भी उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके लिए। ट्रांसजेंडर के लिए भी सेम डेट आपको सामने में दी गई है। और जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो आवश्यक तिथियां हैं वो आपके सामने दी गई हैं कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 18 मार्च 2025 से शुरू होगा और 18 अप्रैल पे ख़त्म हो जाएगा। CSBC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है gov.in, उस पर आप जा कर के इसको भर सकते हो। मैं तो कहूँगा कि आप ज़्यादा देर ना करें और शुरुआती समय में ही इस फॉर्म को भर लें, क्योंकि आखिरी के समय पे काफ़ी बार वेबसाइट अटकने लग जाती है, काफ़ी ज़्यादा उस पर ट्रैफिकिंग हो जाती है, तो आपकी साइट अटकने लग जाएगी, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसलिए उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और किसी भी तरह की गलत जानकारी उसमें नहीं देनी है, वरना आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो जितना मैं देख पा रहा हूँ कि इतना ही कुछ ज़रूरी चीज़ें थी इस नोटिफिकेशन में। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि
कोई सा भी दोस्त आपका इस बार बेरोज़गार ना रह जाए, और सभी के साथ आप मेहनत करें। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ कि आप सभी इस बार बिहार पुलिस में ज़रूर से ज़रूर एक नौकरी, एक सीट अपनी ले लें। तो जल्दी मिलूँगा एक और ऐसी ही वीडियो के लिए। तो जल्द ही मिलता हूँ आप सभी से एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। और अगर आप चाहोगे तो बिहार पुलिस के लिए मैं क्लासेस भी शुरू करा दूंगा इसी चैनल पे। तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर जानने दीजिए, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।